कभी कभी सपने वो नहीं होते जो हम दिन में देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनके लिए हम रातों की नींद तक भेज देते हैं। हरियाणा के जींद जिले के छोटे से गांव दुरौना के 25 साल के मनदीप सिंह ने भी ऐसा ही एक सपना देखा था, अमेरिका जाने का सपना। खेती बाड़ी की कम आमदनी से तंग आकर मनदीप ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला लिया, लेकिन जब वीजा हाथ नहीं लगा तो मनदीप ने डंकी रूट का चुनाव किया। इसके लिए उन्होंने अपना 1 एकड़ खेत बेच दिया और अपने रिश्तेदार एजेंट को 32 लाख रुपए थमा दिए। मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचने का ये सफर आसान नहीं था। मनदीप ने अमानवीय यातनाएं झेली, ह्यूमन ट्रैफिकर से कोड़े की मार खाई, लेकिन किसी तरह यूएस बॉर्डर तक पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद किस्मत ने साथ नहीं दिया और वे अमेरिकन पुलिस के हत्थे चढ़ गए और 2 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें डिपोर्ट करके वापस भारत भेज दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि मनदीप ने अब हार मान ली होगी, पर नहीं, क्योंकि दोस्तों आज भी वो अपने गांव में खेती कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जाने का सपना अभी भी जिंदा है। मनदीप ने साफ कह दिया है कि वो फिर से डंकी रूट के जरिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि इस बार नहीं, लेकिन अगली बार जरूर। मनदीप की ये कहानी सिर्फ उनके सपने तक सीमित नहीं है, ये हरियाणा के उन युवाओं की हकीकत बयां करती है। और इसी हरियाणा के युवाओं की बेरोजगारी और विदेशों में अपने सपनों की तलाश ने डंकी रूट्स को नया चेहरा दे दिया है। और आज जिस तरह से युवा इल्लीगल रास्तों से अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड पहुंच रहे हैं, वो हरियाणा को नया पंजाब और गुजरात बना रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डेटा और रियल एग्जाम्पल्स की मदद से हरियाणा की सररियल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम डेडली डंकी रूट की भी बात करेंगे, जिससे होकर इस इल्लीगल प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। रियलिटी ऑफ हरियाणाज डंकी रूट। दोस्तों, जिस दुरौना गांव की कहानी से हमने मनदीप सिंह की शुरुआत की थी, वहां की हकीकत सिर्फ मनदीप तक ही सीमित नहीं है। आज ये गांव एनआरआई गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से कई लोग सफलतापूर्वक बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका और यूके तक पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने ये जोखिम भरा सफर तय किया है, उनके परिवार और घर वालों को गांव में अलग ही इज्जत मिलती है। दुरौना की तस्वीर ये है कि 250 से ज्यादा युवा पहले ही गांव छोड़कर विदेश जा चुके हैं, और अब जो भी बचे हैं वो किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले 12वीं के बाद युवाओं का सपना आर्मी में जाने का होता था, लेकिन अब उनका सपना विदेश जाने का हो गया है। सोशल मीडिया ने गांव के बच्चों को विदेश में रहने वालों से जोड़ दिया है, जो वहां की चमकदार जिंदगी दिखाते हैं, और यही कारण है कि अब विदेश जाना उनका सबसे बड़ा सपना बन चुका है। दुरौना अकेला नहीं है, और इससे लगे हुए पोपरा, एलन, जोली और रतौली जैसे गांवों में भी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। इन गांवों के 80% से ज्यादा युवा डंकी रूट्स का खतरनाक सफर तय कर चुके हैं, और हरियाणा में डंकी रूट से विदेश भेजने की पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आज एजेंट्स, हेल्पर्स और फ्रॉड्स कई प्रोसेसेस के तहत लोगों को ठग रहे हैं, और आमतौर पर इन एजेंट्स द्वारा भेजे गए कई लोग ये सफर पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स किसी एक छात्र की सफलता की कहानी बेचकर हजारों युवाओं का एडमिशन करवाते हैं, वैसा ही खेल इन एजेंट्स का भी है। वे कुछ सफलता की कहानियों को हाईलाइट करके युवाओं को फंसाते हैं, और खासकर उन जिलों के युवाओं को जहां बेरोजगारी चरम पर है, जैसे जींद, करनाल और कुरुक्षेत्र। यहाँ सोनीपत, रोहतक और हिसार के नौजवान अपनी उम्मीदों के साथ आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें भी विदेश जाने का कोई रास्ता मिल जाएगा। और सबसे पहले ये एजेंट्स इन युवाओं को स्टूडेंट वीजा दिलवाने का वादा करते हैं और बच्चों को मजबूरन आइल्स की तैयारी में झोंक देते हैं। लेकिन जब ये एजेंट्स वीजा दिलाने में असफल होते हैं, तो वो बच्चों को डंकी रूट से जाने की सलाह देते हैं। और दोस्तों, हरियाणा में ज्यादातर लोगों के पास सबसे बड़ा एसेट उनके खेत है, और जब विदेश जाने की बात आती है तो लोग बिना सोचे समझे अपने खेत बेचकर एजेंट्स को लाखों रुपए थमा देते हैं। घर वाले भी इस फैसले में कोई परहेज नहीं करते, और इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली ये कि गांव के बाकी लोग भी यही कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि यही सही रास्ता है, और दूसरी कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर ने पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि इस साल बेरोजगारी दर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पिछले साल तक हरियाणा की बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक यानी 37.4% तक पहुंच चुकी थी। 31 जुलाई 2023 तक हरियाणा में करीब 5.44 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में खुद को रजिस्टर कराया था, और जींद इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, जहां 52,089 युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में नाम दर्ज कराया। इसके बाद कैथल, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर जैसे जिलों में भी हजारों युवा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के जिन इलाकों में इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंच रहा है, वहां के युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि हरियाणा में डंकी कल्चर तेजी से फैल रहा है।
अब हरियाणा के रूरल एरियाज में भी डंकी रूट्स की कहानी आम हो चुकी है, लेकिन इन आम होती कहानियों के पीछे जो पूरा डंकी प्रोसेस है वो आखिर है क्या, और क्यों ज्यादातर लोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका के बॉर्डर्स तक पहुंचने से पहले ही या तो मर जाते हैं या जो वहां पहुंच जाते हैं वो भी बद से बदतर कंडीशंस में रहते हैं। तो क्या है कहानी इस पूरे डेडली डंकी प्रोसेस की, आइए अब वो समझते हैं। द डेडली डंकी प्रोसेस। डेटा की माने तो 2022 से 2023 के बीच अमेरिका में करीब 97,000 इंडियंस को इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अरेस्ट किया गया है। यानी कि महज 1 साल के अंदर ही करीब 1 लाख लोगों ने डंकी रूट से अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा ऐसे और भी लोग हैं दोस्तों जिनके ऊपर कुछ खास डिटेल तो नहीं मिलती, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही रास्तों में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस भले ही बहुत कॉमन हो लेकिन बहुत ही जानलेवा भी है। और दोस्तों इसे आप ऐसे समझिए कि जब कोई भारतीय अमेरिका जाना चाहता है तो ये एजेंट सबसे पहले उसे ऐसे लैटिन अमेरिकी देश भेजते हैं जहाँ वीजा की जरूरत नहीं होती, या फिर जहां वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है, जैसे इक्वाडोर, जहां भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं। और दोस्तों वहां पहुंचने के बाद यात्रा की असली मुश्किलें शुरू होती हैं। सबसे पहले लोग इक्वाडोर से बस या प्राइवेट व्हीकल से कोलंबिया पहुंचते हैं और यहां से उन्हें हजारों किलोमीटर का सफर लैंड के रास्ते से तय करना होता है। और इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती होती है डैरियन गैप, जो कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच स्थित है। ये जंगल करीब 60 मील लंबा और 10,000 स्क्वायर मील में फैला हुआ है, जो कोलंबिया और पनामा का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। और दोस्तों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और जानलेवा इमिग्रेशन रूट माना जाता है। और यहाँ पर लोकल गैंग्स रहती हैं जो लोगों को मारकर उनके ऑर्गन्स बेच देती हैं और उससे खूब पैसा कमाती हैं। लेकिन सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ का नेचर भी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ होती हैं ऊंची नीची पहाड़ियाँ, खतरनाक ढलाने, घने जंगल, और अगर ये सब भी आप पार कर गए तो जहरीले सांप, बिच्छू और भालू जैसे जानवर जो हर वक्त आपकी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। डैरियन गैप में उफान मारती नदियां भी हैं जिन्हें पार किए बिना आप आगे नहीं जा सकते, और इसीलिए आमतौर से बहुत से लोग इन्हीं नदियों में डूबकर मर जाते हैं। साथ ही इस जंगल को पार करने के लिए वहां पर लोकल सपोर्ट भी होना चाहिए, और ऐसे में जब बहुत से लोगों को लोकल सपोर्ट नहीं मिलता या उनके एजेंट्स टाइम पर नहीं आते तो इनका इंतजार करते करते कुछ लोग वहीं दम तोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग इस खतरनाक जंगल को पार कर लेते हैं वो फाइनली मेक्सिको पहुंच जाते हैं, और मेक्सिको पहुंचकर ऐसा लगता है कि अब वहां से अमेरिका पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि मेक्सिको अमेरिका के साथ 2000 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जिस वजह से बिना पुलिस की नज़र में आए बॉर्डर क्रॉस करना आसान लगता है। लेकिन असल में ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मेक्सिको बॉर्डर पहुंचने के बाद भी इस बॉर्डर को क्रॉस करना इतनी आम बात नहीं है। इसके लिए वहाँ भी बहुत से लोकल डॉकर्स होते हैं जो लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराने के बहाने उनसे पैसे लेते हैं। पैसे देने के बाद भी वो बॉर्डर पार जा पाएंगे और कब जाएंगे ये उन्हें पता नहीं होता, और इसी वजह से पैसे देने के बाद भी उन्हें मेक्सिको के बॉर्डर के पास सब ह्यूमन कंडीशन में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और दोस्तों मेक्सिको की जला देने वाली गर्मी में लोगों को कई हफ्तों या महीनों तक अपनी बारी आने तक का इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद उनका नंबर आने पर उन्हें बॉर्डर पार करवाया जाता है। एक बार सोचिए, इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी अगर वे किसी तरह अमेरिका की जमीन पर कदम रख भी देते हैं तो वहां पहुंचते ही भारतीय इमिग्रेंट्स के सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला ये कि बिना शोर शराबे के वे सीधे उन रिश्तेदारों या जान पहचान वालों के पास चले जाएं जिन्होंने उन्हें यहाँ बुलाया था, और असल में अमेरिका में ज्यादातर मोटेल और रेस्टोरेंट्स के ओनर पटेल कम्युनिटी के हैं, इसीलिए चीप लेबर की लालच में ये मोटेल ओनर्स ही अक्सर एजेंट्स को मोटी रकम देकर भारत से ऐसे लोगों को लेबर के तौर पर मंगवाते हैं और उन्हें मिनिमम वेज से भी कम पैसों पर काम करवाते हैं। इस तरह से जो इंडियंस बॉर्डर करने के बाद ये रास्ता चुनते हैं वो बड़ी आसानी से अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी के बीच घुल मिल जाते हैं, और बहुत समय तक उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता। इस बीच अगर उनके बारे में पता चल भी जाए तो वो लोग इस दौरान इतना पैसा कमा लेते हैं जितना वो इंडिया में अपनी पूरी लाइफ लगा कर नहीं कमा पाते, और इसीलिए अगर उन्हें डिपोर्ट भी किया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और दोस्तों इसके बाद आते हैं बॉर्डर क्रॉस करने वाले दूसरे तरीके के लोग। दोस्तों दूसरा तरीका थोड़ा अलग है। जैसे ही ये लोग बॉर्डर पार करते हैं वे खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इससे पहले उनके एजेंट्स चालाकी से उनके पासपोर्ट के पन्ने फाड़ देते हैं ताकि पुलिस ये पता ना लगा सके कि वे किस देश से आए हैं। ऐसे में अमेरिकी सरकार के पास उन्हें इमिग्रेंट्स की तरह रखने के अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। अमेरिका में घुसते ही इन इमिग्रेंट्स को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है जहां वे असाइलम की मांग करते हैं।
असाइलम यानी अमेरिका में शरण लेने की गुहार लगाते हैं। अगर असाइलम मिल जाता है तो वे इलीगल इमिग्रेंट से लीगल इमिग्रेंट्स बन जाते हैं और फिर वे अपने अमेरिकन ड्रीम को खुलकर जी पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। असाइलम पाने के लिए उन्हें अमेरिकन ऑफिसर्स को एक ठोस वजह देनी होती है कि आखिर वे अपने देश को छोड़कर क्यों आए हैं। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि उनके देश में उन्हें सरकार से जान का खतरा है और अगर उन्हें वापस भेजा गया तो उनकी जान पर बनाएगी, और अगर अधिकारियों को उनकी बात सच लगती है तो उन्हें असाइलम मिल जाता है। लेकिन अगर उन्हें जरा भी शक हुआ तो उन्हें वापस डिपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी असाइलम मिलने या ना मिलने की प्रोसेस में काफी समय लगता है और इस दौरान इमिग्रेंट्स को अमेरिका में एंट्री के 100 से 150 दिन के अंदर वर्क परमिट मिल जाता है और वर्क परमिट मिलते ही वे कानूनी तौर पर काम करने के हकदार बन जाते हैं। इसके साथ ही ये तय करने के लिए कि वे भाग न जाएं, उनके हाथ में एक जीपीएस बैंड भी लगा दिया जाता है ताकि उनकी हर मूवमेंट ट्रैक हो सके। तो दोस्तों, भारत से शुरू होकर अमेरिका में जाकर खत्म होने वाली इन इमिग्रेंट्स की यात्रा में न जाने कितने मोड़, कितनी मुश्किलें और कितने सपने जुड़े होते हैं जो पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन इस बीच जो टॉर्चर, जो ट्रॉमा वे सहते हैं वो जीवन भर उनके साथ रहता है। और जिन लोगों को असाइलम नहीं मिलता वो वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। और आजकल तो आमतौर से इंडिया से जाने वाले लोगों को स्टेट के डर के नाम पर असाइलम नहीं मिलता, क्योंकि जब पंजाब में 1984 के बाद अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जाने की होड़ शुरू हुई तो उस समय देश में सिख कम्युनिटी पर हमले और हमले के खतरे की वजह से इन देशों में शरण मिलने लगी थी। लेकिन आज इंडिया में ऐसा माहौल नहीं है और ज्यादातर देश छोड़कर जाने वाले लोग बेहतर भविष्य और डॉलर फीवर के नाम पर देश को छोड़ते हैं और इसीलिए कोई भी देश आसानी से उन्हें शरण नहीं देता। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले भारतीय लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और उसमें नए नए राज्य आने वाले समय में शामिल होते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पंजाब और गुजरात के बाद हरियाणा इसकी चपेट में आया है उससे पता चलता है कि देश में अगर ये प्रोसेस एक कल्चर की तरह फैलता रहा तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भले ही इंडिया में ढेरों जॉब्स क्रिएट हो जाए, लेकिन वो जॉब्स कभी भी अमेरिका की छोटी मोटी नौकरियों जितना पेमेंट नहीं कर पाएंगी। और इसीलिए जिस तरह से हरियाणा चुनाव में डंकी रूट का मुद्दा उठा है और देश की हर पार्टी इस मुद्दे को निपटाने के बारे में बात कर रही है, उसी तरह ये मुद्दा चुनाव के बाद भी अगर चर्चा में रहता है तो शायद हरियाणा में डंकी इंडस्ट्री को कुछ हद तक खत्म किया जा सके। खैर दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या इतने पैसे लगाकर डंकी करना सही है या फिर उतने ही पैसों से इंडिया में रहकर अपना बिजनेस खोलना ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। हम वेट करेंगे आपके ओपिनियंस के लिए दोस्तों, तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।